नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज चैनल पर। आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, यानी प्रतिक्रिया न देने की शक्ति, जिसे लिखा है लेखक जस्टिस ओ मालकॉल्म ने। ये किताब हमें बताती है कि हमारी असली ताकत तुरंत गुस्से, दुख या तनाव में बहकर प्रतिक्रिया देने में नहीं है, बल्कि ठहरकर, शांति से और सोच समझकर जवाब देने में है। दोस्तों, अक्सर हमारी आदत होती है कि जब कोई हमें कुछ कहता है या जब परिस्थिति हमारे खिलाफ होती है, तो हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। बाद में पछतावा होता है कि काश हमने थोड़ा ठहर कर सही जवाब दिया होता। यही जगह है जहां यह किताब हमारी मदद करती है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब का सफर और सीखते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया न देकर भी हम सबसे मजबूत बन सकते हैं। अध्याय 1, प्रतिक्रिया और उत्तर में फर्क। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपनी भावनाओं को संभालना। जब कोई हमें बुरा कहता है, जब हालात अचानक खराब हो जाते हैं या जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हमारा पहला स्वाभाविक कदम होता है तुरंत प्रतिक्रिया देना। यह प्रतिक्रिया गुस्से, चिढ़, दुख या निराशा के रूप में सामने आती है। लेकिन लेखक बताते हैं कि यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती छुपी होती है। असली ताकत यह नहीं कि आप हर परिस्थिति का जवाब तुरंत दे दें, बल्कि यह है कि आप ठहरकर, सोचकर और समझदारी से उत्तर दें। प्रतिक्रिया, रिएक्शन और उत्तर, रिस्पॉन्स, दोनों में गहरा अंतर है। प्रतिक्रिया अचानक होती है, बिना सोचे समझे, अक्सर गुस्से या आवेग में। लेकिन उत्तर हमेशा सोच समझकर दिया जाता है, जिसमें भावनाओं की बजाय विवेक का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई सहकर्मी आपको ऑफिस में कठोर शब्द कह दे। यदि आप तुरंत पलटकर उसी लहजे में जवाब देंगे, तो माहौल बिगड़ जाएगा, रिश्ते खराब होंगे और शायद आपकी छवि भी खराब हो जाएगी। लेकिन यदि आप कुछ सेकंड रुककर शांत मन से जवाब देंगे, तो सामने वाले को भी एहसास होगा कि वह गलत है और आप अपने संयम से सबका सम्मान जीत लेंगे। यही है प्रतिक्रिया और उत्तर का अंतर। लेखक बताते हैं कि यह अंतर सीखना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन वर्षों से यही आदत डाल चुका है कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दो। जब बचपन से ही हम छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा, रोना, चिढ़ना या शिकायत करना सीख जाते हैं, तो यह हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि इस आदत को बदला जा सकता है। जैसे एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करके अपने शरीर को अनुशासन में लाता है, वैसे ही हम भी अपने मन को अनुशासन में ला सकते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि सबसे पहला कदम है रुकना, पॉज करना। जब भी आप महसूस करें कि आपकी भावनाएं तेज हो रही हैं, जब भी लगे कि अभी मैं कुछ ऐसा कह दूंगा या कर दूंगा जिसका पछतावा होगा, तो तुरंत खुद को रोक लें। सिर्फ 5 सेकंड रुकने से आपका दिमाग शांत हो जाता है। इन 5 सेकंड में आपका दिमाग भावनाओं से हटकर तर्क की ओर बढ़ता है। ये 5 सेकंड ही आपको साधारण इंसान से असाधारण इंसान बना सकते हैं। दूसरा कदम है सांस पर ध्यान देना। लेखक कहते हैं कि गुस्से या तनाव के समय हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। यदि उस समय हम गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें, तो यह सीधे हमारे मस्तिष्क को शांत करता है। यह एक ऐसा हथियार है जो हमेशा हमारे पास रहता है, लेकिन हम इसका उपयोग करना भूल जाते हैं। जब भी आप गुस्से में हों, तुरंत 3-4 गहरी सांस लें और देखें कि आपका मन कितनी जल्दी शांत हो जाता है। तीसरा कदम है भावनाओं को नाम देना। यह तकनीक बेहद सरल लेकिन प्रभावी है। जब आप गुस्से में हों, तो खुद से कहें, हाँ, यह गुस्सा है। जब चिंता हो तो कहें, हाँ, यह चिंता है। ऐसा करने से आप उस भावना से जुड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे एक बाहरी चीज की तरह देखने लगते हैं। जब आप भावनाओं को पहचान लेते हैं, तो उनका असर अपने आप कम हो जाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सोच का ढांचा बदलना, रिफ्रेमिंग। हर परिस्थिति को नकारात्मक रूप में देखने की आदत छोड़नी होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है, तो आमतौर पर आप आहत महसूस करेंगे और तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन यदि आप सोचें कि यह उसकी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं, तो आप शांत रह पाएंगे। इसी तरह
यदि कोई आपको गाली देता है, तो आप यह सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति अपनी हताशा मुझ पर निकाल रहा है। इसका मुझसे लेना देना नहीं। ये सोच का बदलाव आपको मजबूत बनाएगा। लेखक इस अध्याय में हमें यह भी याद दिलाते हैं कि प्रतिक्रिया देना हमारे अहंकार, ईगो का काम है। अहंकार हमेशा चाहता है कि सामने वाला हमें गलत न ठहरा पाए, कि हम हमेशा जीतें, कि हम हमेशा सही साबित हों। लेकिन जब हम अहंकार की बजाय बुद्धि से काम लेते हैं, तो हमें समझ आता है कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना, कई बार मुस्कुराकर टाल देना ही असली जीत होती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम अपने जीवन में कितनी बार बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं और बाद में पछताते हैं। यदि हम सिर्फ इतना अभ्यास कर लें कि किसी भी परिस्थिति में पहले रुकें, सांस लें, सोचें और फिर उत्तर दें, तो हम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाएगी और हम देखेंगे कि रिश्ते सुधर रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और जीवन में शांति आ रही है। अध्याय 1 हमें यह समझाता है कि असली ताकत सामने वाले को तुरंत जवाब देने में नहीं है, बल्कि सही समय पर, सही तरीके से और सही सोच के साथ उत्तर देने में है। प्रतिक्रिया हमें कमजोर बनाती है, लेकिन उत्तर हमें मजबूत बनाता है। जब आप इस अंतर को समझ लेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन की आधी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती हैं। अध्याय 2 ठहराव की ताकत। लेखक बताते हैं कि जब इंसान ठहरना सीख जाता है, तो वह अपने जीवन पर असली नियंत्रण पाना शुरू कर देता है। ठहराव का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या आपकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता खत्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग और दिल दोनों को एक पल का समय दे रहे हैं, ताकि वह बिना किसी आवेग के सही फैसला कर सकें। ज्यादातर लोग गलती इसी जगह करते हैं। वे तुरंत जवाब देने की जल्दी में अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, मौके गंवा देते हैं और खुद को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। लेकिन जिसने ठहरना सीख लिया, उसने आधा जीवन जीत लिया। जब भी कोई परिस्थिति आपके खिलाफ हो, जब भी कोई आपको उकसाए, तो तुरंत जवाब देने से पहले थोड़ा रुक जाए। यह ठहराव आपको एक ऐसी शक्ति देगा जो आपके भीतर छिपी हुई है। मान लीजिए, कोई आपके सामने आकर आपको अपमानित कर दे। आपका स्वाभाविक मन कहेगा कि अभी पलट कर जवाब दो, ताकि सामने वाला चुप हो जाए। लेकिन अगर आप इस वक्त ठहर जाएं, कुछ पल सांस लें और खुद को शांत करें, तो अचानक आपको कई विकल्प दिखने लगेंगे। आप चाहें तो हंसकर उस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं, आप चाहें तो शांति से अपनी बात रख सकते हैं, या आप चाहें तो बिना कुछ कहे वहां से हट सकते हैं। इन सब में से जो भी रास्ता आप चुनेंगे, वह उस प्रतिक्रिया से कहीं बेहतर होगा जो गुस्से में तुरंत निकल जाती। यही ठहराव की शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में विजेता बना देती है। लेखक कहते हैं कि ठहराव हमें जीवन की गहराई सिखाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय के साथ इंसान समझदार हो जाता है, लेकिन सच यह है कि समझदारी ठहरने से आती है। ठहराव आपको सोचने का समय देता है, आपके भीतर की भावनाओं को शांत करता है और आपको सही दिशा में ले जाता है। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े फैसले की बात आती है, समझदार लोग हमेशा कहते हैं, जल्दी मत करो, सोचो और फिर कदम उठाओ। ये सोच ही जिंदगी में गलतियों से बचाती है और सफलता के दरवाजे खोलती है। जब हम ठहरना शुरू करते हैं, तो हमें अपने भीतर की छोटी छोटी भावनाएं दिखने लगती हैं। हमें एहसास होता है कि कई बार हमारी नाराजगी किसी और पर नहीं, बल्कि हमारी खुद की असुरक्षा पर आधारित होती है। कई बार हमारी चिढ़ सामने वाले की गलती से नहीं, बल्कि हमारे अधूरेपन से निकलती है। यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, तो हम इन भावनाओं की जड़ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि हम ठहरेंगे, तो हमें खुद को समझने का मौका मिलेगा। यह आत्म जागरूकता ही आगे चलकर हमारी असली ताकत बन जाती है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि ठहराव हमारे रिश्तों में मिठास घोल देता है। सोचिए, घर में कोई आपसे नाराज होकर ऊंची आवाज में बात करता है और आप तुरंत पलटकर वैसे ही जवाब दे देते हैं। इसका नतीजा होगा झगड़ा, दूरी और तनाव। लेकिन अगर आप ठहर कर शांति से कहें कि ठीक है, मैं समझ रहा हूं, हम बाद में बात करेंगे, तो सामने वाला खुद को शांत कर लेगा। धीरे धीरे यह आदत आपके रिश्तों को गहरा बनाएगी और लोग आपको ज्यादा समझने वाले और भरोसेमंद इंसान के रूप में देखने लगेंगे। ठहराव सिर्फ रिश्तों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे काम और करियर के लिए भी बेहद जरूरी है।
अक्सर हम किसी अवसर या चुनौती पर जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन अगर हम ठहरकर सारे पहलुओं पर विचार करें, तो हमारा निर्णय हमेशा मजबूत और लाभदायक होगा। लेखक कहते हैं कि बड़े नेता और सफल लोग इसलिए बड़े बनते हैं क्योंकि वे हर निर्णय से पहले ठहरते हैं, सोचते हैं और तभी कदम उठाते हैं। यही कारण है कि वे कम गलतियां करते हैं और उनकी सफलता स्थायी होती है। ठहराव का एक और बड़ा फायदा है कि यह हमें मन की शांति देता है। जब हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तो हमारा मन हमेशा बेचैन रहता है। लेकिन जब हम ठहरना सीख जाते हैं, तो हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। यही शांति हमें दिन भर ऊर्जा देती है, हमें सकारात्मक बनाए रखती है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे यह शांति हमारे चेहरे, हमारे व्यवहार और हमारी पूरी जिंदगी में झलकने लगती है। लेखक इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि ठहराव कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। शुरुआत में हमें लगेगा कि यह मुश्किल है, क्योंकि हमारी आदत वर्षों से तुरंत प्रतिक्रिया देने की बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करेंगे, ये आदत धीरे धीरे बदल जाएगी। शुरुआत में शायद आप दिन भर में केवल एक बार ठहर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे यह संख्या बढ़ेगी और आप हर परिस्थिति में ठहरने लगेंगे। यही अभ्यास आपको उन लोगों से अलग बना देगा जो हर समय भावनाओं के गुलाम बने रहते हैं। असल में ठहराव हमें यह सिखाता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती, हर बहस में जीतना जरूरी नहीं होता और हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना, कभी कभी मुस्कुरा देना और कभी कभी समय पर चुपचाप हट जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यह जीत सामने वाले पर नहीं, बल्कि अपने ऊपर होती है। जब इंसान अपनी भावनाओं पर जीत हासिल कर लेता है, तो उससे बड़ा विजेता इस दुनिया में कोई नहीं होता। इस अध्याय के अंत में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि ठहराव की आदत डालने वाला इंसान हमेशा अपने जीवन को बेहतर बना लेता है। वह रिश्तों में मिठास लाता है, अपने काम में परिपक्वता लाता है और अपने मन में शांति लाता है। ठहराव हमें सिखाता है कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं है, बल्कि चुप रहकर सही समय पर सही कदम उठाने में है। यही शक्ति हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती है और हमें वह इंसान बनाती है जिसे सब सम्मान और भरोसे की नजर से देखते हैं। अध्याय 3, भावनाओं पर नियंत्रण। जीवन में हर दिन हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जहां हमारी भावनाएं हमारे फैसलों पर भारी पड़ जाती हैं। कोई छोटी सी बात हमें गुस्सा दिला देती है, कोई अप्रत्याशित घटना हमें डर से भर देती है और कभी-कभी किसी की आलोचना हमें निराश कर देती है। लेखक कहते हैं कि असली विजेता वह नहीं है जिसके पास अपार धन या ताकत है, बल्कि वह है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जानता है। जब इंसान अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है, तब कोई बाहरी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहते हैं। वे खुशी, गुस्सा, डर या चिंता के हाथों में खेलते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी क्यों इतनी उलझन भरी है। भावनाओं पर नियंत्रण का पहला कदम है उन्हें पहचानना। लेखक कहते हैं कि जब आप गुस्से में हों, तो खुद से कहें कि यह गुस्सा है। जब आप चिंतित हों, तो स्वीकार करें कि यह चिंता है। इस तरह भावनाओं को नाम देने से उनका असर कमजोर हो जाता है, क्योंकि तब आप उनसे चिपकते नहीं, बल्कि उन्हें बाहर से देखते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप सड़क पर चल रही भीड़ को देख रहे हो। जब तक आप भीड़ में फंसे रहते हैं, आप परेशान होते हैं, लेकिन जैसे ही आप किनारे खड़े होकर भीड़ को देखने लगते हैं, तो आपको लगता है कि सब कुछ आसानी से समझ आ रहा है। दूसरा कदम है गहरी सांसों का अभ्यास। लेखक कहते हैं कि जब भावनाएं तेज होती हैं, तो सबसे पहले हमारी सांसें बदलती हैं। अगर हम उस समय गहरी और धीमी सांस लें, तो शरीर और दिमाग दोनों शांत हो जाते हैं। यह तकनीक बेहद सरल है, लेकिन इसका असर चमत्कारी है। यदि आपको कभी भी लगे कि आपकी भावनाएं आपके ऊपर हावी हो रही हैं, तो तुरंत 3 से 4 बार गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। आप देखेंगे कि आपकी बेचैनी, गुस्सा या डर तुरंत कम हो गया है। भावनाओं पर नियंत्रण का तीसरा रहस्य है अपने विचारों को नया आकार देना। अक्सर हम किसी परिस्थिति को नकारात्मक रूप में देखते हैं और हमारी भावनाएं उसी के अनुसार भड़क उठती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपकी गलती निकालता है,
तो आपका मन तुरंत कहेगा कि उसने मुझे अपमानित किया। लेकिन यदि आप सोचें कि शायद वह मुझे बेहतर बनाने के लिए सुझाव दे रहा है, तो आपकी भावनाएं नकारात्मक नहीं होंगी। यह सोच का बदलाव हमें भावनाओं का शिकार बनने से बचाता है और हमें सकारात्मक दिशा में ले जाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि भावनाओं को दबाना कभी समाधान नहीं होता। यदि आप गुस्से को भीतर ही भीतर दबाते रहेंगे, तो एक दिन वह विस्फोट की तरह बाहर आएगा और सब कुछ बिगाड़ देगा। लेकिन यदि आप उसे पहचानें, उसे स्वीकार करें और धीरे-धीरे उसे शांत करें, तो वह आपके लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा। भावनाओं को संभालना यही है कि आप उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। जब इंसान अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वह जान जाता है कि किसी भी परिस्थिति में उसका मन डगमगाएगा नहीं। यही आत्मविश्वास उसे कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग भी चुनौतियों से गुजरते हैं। उन्हें भी गुस्सा आता है, डर सताता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। यही गुण उन्हें भीड़ से अलग करता है। भावनाओं पर नियंत्रण का सबसे बड़ा लाभ रिश्तों में दिखाई देता है। जब आप अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं, तो आप दूसरों से बेहतर ढंग से बात करते हैं। आप बिना गुस्से के अपनी बात रखते हैं और बिना चिढ़ के दूसरों को सुनते हैं। ये आदत लोगों को आपकी ओर खींचती है और वे आपको भरोसेमंद मानने लगते हैं। धीरे धीरे आपके रिश्तों में गहराई और मिठास आने लगती है। यही कारण है कि शांत और संयमी लोग हमेशा सबके प्रिय बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें हर दिन अभ्यास करना चाहिए। सुबह उठकर कुछ पल शांत बैठें, सांस पर ध्यान दें और अपने मन से कहें कि आज चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। दिन भर जब भी कोई स्थिति आपको उकसाए, तो याद रखें कि आपने खुद से वादा किया है। धीरे धीरे आपका दिमाग नई आदत सीख जाएगा और आप बिना कोशिश किए भी शांत रहने लगेंगे। अंत में लेखक हमें ये समझाते हैं कि भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि वे हमें नियंत्रित करेंगी या हम उन्हें नियंत्रित करेंगे। जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, तो कोई परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती, कोई आलोचना आपको हिला नहीं सकती और कोई चुनौती आपको डराकर रोक नहीं सकती। यही वह शक्ति है जो इंसान को असाधारण बना देती है। अध्याय 4, सोचने की नई दिशा। जीवन में अक्सर हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें हमारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच से पैदा होती हैं। लेखक कहते हैं कि जब भी हम किसी घटना पर नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हमारी भावनाएं स्वतः ही नकारात्मक हो जाती हैं। यही कारण है कि कई बार छोटी सी बात हमें बहुत बड़ा लगने लगती है और हम तुरंत गुस्से या निराशा में प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच को नया आकार देना सीख लें, तो वही घटना हमें सीख का अवसर लगने लगेगी और हम शांत रह पाएंगे। मान लीजिए, ऑफिस में आपके बॉस ने सबके सामने आपकी गलती बता दी। आमतौर पर मन में तुरंत अपमान का भाव आएगा और हम सोचेंगे कि उसने मुझे सबके सामने छोटा कर दिया। यही सोच गुस्से और आक्रोश को जन्म देती है। लेकिन यदि आप ठहर कर सोचें कि उसने यह गलती इसलिए बताई ताकि मैं आगे सुधार कर सकूं, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। आप अपमानित होने की जगह इसे सुधार का मौका मानेंगे। लेखक कहते हैं कि यही है सोचने की नई दिशा, यानी परिस्थितियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखना। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं, तो कोई भी घटना हमें तोड़ नहीं सकती। सोच का यह बदलाव हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। हम अक्सर वही देखते हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। यदि हम हर स्थिति को नकारात्मक मानते हैं, तो दुनिया हमें हमेशा विरोधी और कठोर लगेगी। लेकिन यदि हम हर घटना में कुछ सीखने की संभावना ढूंढते हैं, तो दुनिया हमें एक शिक्षक की तरह लगेगी। ये बदलाव तुरंत नहीं आता। इसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि हर दिन अपने अनुभवों को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। यदि कोई समस्या आए, तो खुद से पूछें कि इसमें मेरे लिए क्या सबक छुपा है। धीरे धीरे यह आदत आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगी। सोचने की नई दिशा सिर्फ हमें नकारात्मक भावनाओं से नहीं बचाती, बल्कि हमें और भी मजबूत बनाती है। जब कोई आपको बुरा कहे और आप उसे बुरा मानने की बजाय ये सोचें कि यह उसकी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं, तो आप तुरंत शांत हो जाएंगे। जब आप किसी असफलता को अंत मानने की बजाय यह सोचें
कि यह एक अनुभव है जो मुझे आगे बेहतर बनाएगा, तो आपका आत्मविश्वास बरकरार रहेगा। यही सोच आपको बार बार गिरने पर भी उठने की ताकत देती है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी सोच हमारे रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित करती है। अक्सर हम दूसरों की छोटी सी बातों को गलत समझ लेते हैं और तुरंत नाराज हो जाते हैं। यदि कोई दोस्त मिलने में देर कर दे तो हम सोच लेते हैं कि उसे हमारी परवाह ही नहीं। लेकिन अगर हम यह सोचें कि शायद वह किसी मुश्किल में फंस गया होगा, तो हम नाराज होने की बजाय उसकी स्थिति को समझेंगे। यही सोच रिश्तों को बचाती है और हमें दूसरों से जोड़ती है। ये नई सोच हमें यह भी सिखाती है कि हर परिस्थिति को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। बारिश आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन छाता लेकर बाहर निकलना हमारे हाथ में है। लोग हमें क्या कहेंगे यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे जवाब देंगे यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब इंसान ये समझ लेता है कि नियंत्रण हमेशा अपने भीतर है, तो वह कभी असहाय महसूस नहीं करता। सोच की इस नई दिशा को अपनाने का एक व्यावहारिक तरीका यह है कि जब भी कोई स्थिति आपको परेशान करे, तो खुद से 3 सवाल पूछें। क्या यह स्थिति उतनी बड़ी है जितनी मैं सोच रहा हूं? क्या यह स्थिति हमेशा के लिए रहने वाली है? और क्या इस पर प्रतिक्रिया देकर मैं स्थिति को बेहतर बना पाऊंगा? अक्सर इन सवालों के जवाब हमें बताते हैं कि समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी हमने बना ली थी। यह अभ्यास हमें ठहराव और शांति दोनों देता है। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि नकारात्मक सोच सिर्फ हमारे मन को ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर को भी कमजोर करती है। तनाव और गुस्से से हमारी ऊर्जा घट जाती है, हमारी सेहत बिगड़ती है और हम जल्दी थक जाते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच हमें ऊर्जा देती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और हमें लंबी दौड़ में मजबूत बनाती है। यही कारण है कि जीवन में लंबी सफलता पाने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अध्याय के अंत में लेखक यह कहते हैं कि सोचने की नई दिशा हमें आजाद करती है। यह हमें उस जाल से बाहर निकालती है जिसमें हम खुद को फंसाए रहते हैं। जब आप हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगेंगे, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, आप हमेशा अपने अंदर शांति और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यही शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी, और यही है असली नॉट रिएक्टिंग की ताकत। अध्याय 5, चुप रहने की ताकत। लेखक बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि चुप रहने में छिपी होती है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अगर हमें तुरंत अपनी बात नहीं रखी, अगर हमने सामने वाले का जवाब नहीं दिया, तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता की पहचान है। यह हमें भीड़ से अलग करता है और हमें वह नियंत्रण देता है जो सिर्फ गिने चुने लोग हासिल कर पाते हैं। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसा सन्नाटा पैदा करते हैं जो आपको किसी भी परिस्थिति में डगमगाने नहीं देता। कभी आपने गौर किया है कि जब बहस होती है तो जो इंसान सबसे ज्यादा चिल्लाता है, लोग उसे कम सुनते हैं, लेकिन जो इंसान शांत होकर एक एक शब्द बोलता है, लोग उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं। इसका कारण यही है कि चुप रहना और सही समय पर बोलना आपकी बात को वजनदार बना देता है। लेखक कहते हैं कि जब आप हर समय प्रतिक्रिया नहीं देते, जब आप हर समय बोलते नहीं, तो आपके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। लोग जानते हैं कि जब आप कुछ कहते हैं तो वह सोच समझकर कहते हैं, इसलिए उसका असर ज्यादा होता है। चुप रहने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह हमें गलतियों से बचाता है। गुस्से या दुख में दिए गए शब्द अक्सर रिश्तों को तोड़ देते हैं। हम बाद में सोचते हैं कि काश हम वह बात न कहते। लेकिन जब हम चुप रहना सीख जाते हैं, तो हम अपने शब्दों को नियंत्रित कर पाते हैं। चुप्पी हमें सोचने का समय देती है और यही समय हमें सही फैसला लेने का अवसर देता है। यही कारण है कि समझदार लोग अक्सर कहते हैं, बोलने से पहले सोचो। असल में यह सोचने का मौका हमें चुप्पी ही देती है। चुप्पी सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, बल्कि काम और जीवन की अन्य चुनौतियों में भी हमारी मदद करती है। जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहकर सोचते हैं, तो आपका दिमाग कई विकल्प ढूंढ लेता है। वहीं अगर आप तुरंत घबरा जाते हैं या गुस्से में कदम उठा लेते हैं, तो नुकसान हो सकता है। चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है
और आपको परिस्थिति का व्यापक दृष्टिकोण देखने का अवसर देता है। यही वजह है कि चुप रहने वाले लोग अक्सर बेहतर फैसले लेते हैं और लंबे समय में ज्यादा सफल होते हैं। लेखक कहते हैं कि चुप रहना सिर्फ बाहरी बातों के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के शोर को शांत करने के लिए भी जरूरी है। हमारा मन हर समय विचारों, चिंताओं और यादों से भरा रहता है। यदि हम कुछ समय चुप रहकर अपने मन को शांत करना सीख लें, तो हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं। यही चुप्पी हमें आत्म जागरूक बनाती है और हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझने का अवसर देती है। यही आत्म जागरूकता हमें भावनाओं पर नियंत्रण देती है। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है, तो आपकी चुप्पी उसे असहाय कर देती है। जब कोई आपका मजाक उड़ाता है और आप बिना कुछ कहे मुस्कुरा देते हैं, तो सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि उसकी कोशिश बेकार है। यही चुप्पी आपको दूसरों से ऊंचा बना देती है। ये सिखाती है कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं और हर बहस में जीतना भी जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। लेखक बताते हैं कि हमें यह समझना होगा कि शब्दों की शक्ति अपार है। वे जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जब हम चुप रहना सीख जाते हैं, तो हम शब्दों का उपयोग संयम से करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमारे शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं और हमें एक सम्मानित व्यक्ति बनाते हैं। चुप्पी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि अपने शब्दों को सही समय पर इस्तेमाल करने में है। यह भी सच है कि चुप रहना आसान नहीं है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो हमें तुरंत पलटकर कुछ कहने की इच्छा होती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप उस पल खुद को रोक लें और चुप रहना सीख लें, तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार जब आप चुप रहेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप और मजबूत बनेंगे। यही अभ्यास आपको भावनाओं का मालिक बना देगा। चुप रहने की आदत आपको भीतर से स्थिर कर देती है। यह आपको इस भ्रम से बाहर निकालती है कि दूसरों के शब्दों से आपकी पहचान तय होती है। असल पहचान आपकी शांति, आपका संयम और आपका आत्मविश्वास है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करते हैं जो बाहर की किसी भी परिस्थिति से बड़ी होती है। यही शक्ति आपको हर स्थिति में शांत और संतुलित बनाए रखती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कभी-कभी चुप रहना बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। चुप्पी हमें गलतियों से बचाती है, हमारे रिश्तों को संवारती है और हमें अंदर से मजबूत बनाती है। यह हमें वह परिपक्वता देती है जो हर किसी के पास नहीं होती। जब आप ये सीख जाएंगे कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे और दुनिया आपको एक समझदार और संतुलित इंसान के रूप में देखेगी। अध्याय 6, असली आजादी। लेखक कहते हैं कि इंसान की असली आजादी बाहरी हालात से नहीं, बल्कि उसके भीतर के नियंत्रण से तय होती है। अगर आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं, अगर दूसरों की बातों से आपका मूड बदल जाता है, अगर छोटी सी घटना से आपका मन विचलित हो जाता है, तो चाहे आप कितनी भी सुविधाओं में रह लें, आप सच में आजाद नहीं हैं। असली आजादी तब आती है जब आप यह सीख जाते हैं कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान और कोई भी शब्द आपके मन की शांति छीन नहीं सकता। जब इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है, तो वह जीवन का मालिक बन जाता है। हर दिन हमें ऐसी घटनाएं मिलती हैं जो हमें उकसाती हैं। कोई हमारे काम की आलोचना करता है, कोई हमारी गलती निकालता है, कोई हमें बुरा कह देता है, या कभी हालात अचानक हमारे खिलाफ हो जाते हैं। आमतौर पर हम तुरंत प्रतिक्रिया देकर खुद को कमजोर बना लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं और ठहर कर सोचते हैं, तो आप अपने भीतर ऐसी स्वतंत्रता महसूस करते हैं जो आपको पहले कभी नहीं मिली। यह स्वतंत्रता है अपने मन पर अधिकार की। यह स्वतंत्रता है अपनी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाने की। और यही स्वतंत्रता आपको हर परिस्थिति में शांत और आत्मविश्वासी बनाए रखती है। असली आजादी का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी। चुनौतियां हमेशा आएंगी, लोग आपको परखेंगे, परिस्थितियां आपको गिराने की कोशिश करेंगी। लेकिन फर्क यह होगा कि पहले आप इन हालात के गुलाम बन जाते थे और अब आप इनके मालिक बन जाएंगे। अब आप खुद तय करेंगे कोई कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब कदम बढ़ाना है और कब ठहरना है। यही अधिकार आपको वह आजादी देगा जिसकी तलाश हर इंसान करता है।
लेखक कहते हैं कि यह आज़ादी आपके रिश्तों में भी दिखाई देती है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, जब आप चुप रहना और सुनना सीख जाते हैं, तो आपके रिश्ते गहरे और मजबूत होने लगते हैं। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं कहेंगे या करेंगे जो उन्हें चोट पहुंचाए। यही भरोसा रिश्तों को स्थायी बनाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। इस स्वतंत्रता का असर आपके काम और करियर पर भी पड़ता है। जब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, तो आप हर चुनौती का सामना साफ दिमाग से करते हैं। आप गलतियों से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। आप आलोचनाओं को अपमान नहीं बल्कि सुधार का अवसर मानते हैं। यही गुण आपको भीड़ से अलग करता है और आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ाता है। लेखक कहते हैं कि महान नेता और सफल लोग इसी वजह से अलग होते हैं, क्योंकि वे भावनाओं के बजाय विवेक से फैसले लेते हैं। असली आजादी का एक और पहलू यह है कि आप अपने भीतर शांति महसूस करते हैं। जब आपको यह चिंता नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, जब आप इस डर से मुक्त हो जाते हैं कि कोई आपको छोटा दिखा देगा, तो आप हल्के हो जाते हैं। यह हल्कापन आपको रचनात्मक बनाता है, आपको खुश रखता है और आपके जीवन को सार्थक बना देता है। यही शांति आपको हर दिन नई ऊर्जा देती है और आपको यह एहसास कराती है कि जीवन उतना बोझिल नहीं है जितना आप सोचते थे। लेखक यह भी बताते हैं कि इस आजादी तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। आपको बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि प्रतिक्रिया देना कमजोरी है और ठहर कर सोचना ताकत है। हर दिन आपको अपने मन पर काम करना होगा। छोटी छोटी परिस्थितियों में खुद को परखना होगा। धीरे धीरे यह आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी और आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा शांत, संतुलित और मजबूत बन गए हैं। यह स्वतंत्रता आपको यह भी सिखाती है कि आपकी खुशी आपके नियंत्रण में है। अब आपको यह महसूस होता है कि किसी और के शब्द, किसी और का व्यवहार या किसी और की सोच आपकी खुशी तय नहीं कर सकती। आप खुद अपनी भावनाओं के मालिक हैं और यही मालिकाना हक आपको वह आत्मविश्वास देता है जो जीवन की हर लड़ाई जीतने के लिए जरूरी है। यही असली आजादी है जहां इंसान खुद का कैदी नहीं बल्कि खुद का शासक बन जाता है। इस अध्याय का अंतिम संदेश यही है कि प्रतिक्रिया न देना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ये आपको बाहरी परिस्थितियों के बंधन से मुक्त करता है और आपके भीतर की ताकत को जगाता है। जब आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि अब कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। यही है असली आजादी, जहां आपका मन शांत है, आपका दिल मजबूत है और आपका जीवन आपकी अपनी शर्तों पर चल रहा है। दोस्तों, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में असली ताकत तुरंत गुस्से या भावनाओं में बहकर जवाब देने में नहीं है, बल्कि ठहरकर, सोचकर और शांति से उत्तर देने में है। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं, जब हम चुप्पी और ठहराव की ताकत समझ लेते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। यही बात हमें मजबूत, आत्मविश्वासी और वास्तव में आजाद बनाती है। अब ये आप पर है कि आप इस किताब की सीखों को अपनी जिंदगी में कितना अपनाते हैं। कोशिश कीजिए कि अगली बार जब कोई आपको उकसाए या हालात आपके खिलाफ हों, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहर जाइए, गहरी सांस लें और सोच समझकर उत्तर दें। यकीन मानिए, यह छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन और प्रेरणादायक किताबों के सारांश लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई किताब की नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, असली ताकत प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया न देने में है।